हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 में एंटर करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो बेसिक लेक्चर था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखना। इसके बाद ये लेक्चर देखना, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए मैं अच्छा अच्छा टॉपिक में वीडियो बना सकूं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज का लेक्चर मैप हम लोग का क्या होने वाला है? तो आज का जो लेक्चर मैप है वो क्या होगा कि हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास कैलकुलेशन के बारे में, कि आखिर एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया गया था। एटॉमिक मास कैलकुलेशन, ठीक है। और दूसरा हम लोग आज किसी भी एटम का मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, मोल कैलकुलेशन। वीडियो छोटा होगा मगर इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपना प्यारा सा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ब्रीफली एक बार जल्दी सा रिकैप कर लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ताकि आप लोग को एक बार याद आ जाए और हम लोग को ये लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, जो कि था एटॉमिक मास। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़ाए थे तो एक वर्ड का मतलब समझाए थे, जो कि था मोल। और मोल समझने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज किए थे, डजन। याद है ना? ठीक है, जैसे डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मोल का अगर बात किया जाए तो मोल भी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक क्वांटिटी को या फिर एक नंबर को। और मोल कितना क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। इसी को मोल रिप्रेजेंट करता है। ये जो नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और अगर हम सिंबल का बात करें तो इसको हम लोग Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आप लोग को समझाए थे कि अगर हम जब भी 1 मोल बोले, तुरंत तुमको समझ जाना है वहां पे कितना पार्टिकल होगा, 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल। नेक्स्ट हम आप लोग को यह भी एक्सप्लेन किए थे बाबू कि ये पार्टिकल की प्लेस में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोल का यूज जो है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में तो नहीं करते हैं। क्या कभी दुकान में जाके बोले हो 1 मोल चीनी दीजिए? बोलना भी मत, दुकान वाला दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ठीक है, तो अगर हम मोल का बात करें तो मोल को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। मोल का जो यूज है वो केमिस्ट्री में किया जाता है और छोटा छोटा पार्टिकल्स का नंबर को काउंट करने में किया जाता है। तो ये पार्टिकल के प्लेस में क्या क्या हो सकता है? तो ये पार्टिकल के प्लेस में हो सकता है एटम, और क्या हो सकता है? आयन, और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, और क्या हो सकता है? प्रोटॉन, और क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन, और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल। ये सब हो सकता है तुम्हारा एटम के प्लेस में। तो बेसिकली आज का लेक्चर समझने के लिए तुमको मोल का मतलब याद होना चाहिए। मोल किसको कहा जाता है? तो मोल बेसिकली एक क्वांटिटी है या फिर नंबर है, जो कि 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। और ये पार्टिकल के प्लेस में क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जनरली इन्हीं पार्टिकल का नंबर को हम लोग मोल में काउंट करते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है, बात नंबर 1। अगर हम दूसरा बात का बात करें तो Na अगर कहीं पे लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भी तुमको यही समझना है कि हम बात कर रहे हैं बाबू 6.022 into 10 raised to the power 23। चाहे 1 मोल बोले या फिर Na बोले, दोनों केस में सेम है, जो कि है 6.022 into 10 raised to the power 23। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, जो कि हर एक एटम में प्रेजेंट होता है, एक एटम को छोड़ के, जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो दो टर्म का बात किए थे लास्ट क्लास में, जिसका यूज मेरा इस क्लास में आने वाला है, वो क्या क्या है? एक है एटॉमिक मास, एक है एटॉमिक मास, और दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास। एक है एटॉमिक मास और दूसरा क्या है तुम्हारा? ग्राम एटॉमिक मास। बच्चे अगर हम एटॉमिक मास का बात करें तो एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो वेट होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और किसी भी एलिमेंट का 1 मोल एटम का जो वेट होगा उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास किसको बोला जाता है? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट।
इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। वही अगर ग्राम एटॉमिक मास का बात किया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोग किसको कहते हैं? वेट ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एटम का जो वेट होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे, 1 मोल एटम का जो वेट होगा उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास को हम लोग कौन सा यूनिट में एक्सप्रेस करते थे? एमयू या फिर यू में। एमयू का फुल फॉर्म हम बताए थे एटॉमिक मास यूनिट, यू का फुल फॉर्म बताए थे यूनिफाइड मास। वही अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या था? ग्राम। जी यानी यहां पे क्या होगा? ग्राम। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे बाबू, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट डिफर करता है। इसका मतलब अगर तुमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछा जाए तो बोलोगे 1 एमयू, और हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए तो बोलोगे क्या? 1 ग्राम। क्या मेरा बात समझ आया? ठीक है, एटॉमिक मास 1 एमयू और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 1 ग्राम। तो एटॉमिक मास एक एटम का मास को बोला जाता है, जबकि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास को बोला जाता है। ये पॉइंट को एकदम जरूर से जरूर ध्यान रख लेना। अब एक सवाल यह आएगा कि सर ऐसा हो कैसे सकता है कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू बराबर हो? ठीक है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना, मगर आप बोल रहे हैं कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आओ हम लोग इसको समझते हैं कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास सेम कैसे आ जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास में। आखिर हम लोग एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किए? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग बोलते हैं 1 एमयू, तो ये 1 एमयू आया कैसे? क्योंकि जितना भी मास इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, अर्थ में प्रेजेंट है, सबका सब रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास कहने का मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जैसे अगर आपको 1 किलो आलू लेना है तो आप लोग हाथ में उठा के ये नहीं बोलोगे कि ये 1 किलो आलू है, ले लो। हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो आलू लेने के लिए, ठीक है, या तो वो बाट का यूज किया जाता है या फिर हम लोग वेइंग मशीन का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जो 1 केजी है वो वेइंग मशीन के रेस्पेक्ट में वो मास लिया गया है। तो जितना भी मास है वो सबका सब रिलेटिव मास होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ये एटॉमिक मास का, तो ये भी एक रिलेटिव मास है और ये किसी ना किसी एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखना, ना जाने कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? तो वो C12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। बाबू जितना भी एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक मास हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? C12 के रेस्पेक्ट में। पहला बात तो ये याद रखना, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट is calculated with respect to C12। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? C12 यानी कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये बात फिगर आउट हुआ उसके बाद हम लोग कार्बन 12 का मास को फिक्स किए, और यहां से एकदम पूरा ध्यान से समझना शुरू करना, और तो एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, उसके बाद बोलोगे कि टीचर ही खराब है। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके बाद हम लोग कार्बन 12 का मास फिक्स किए और बोले कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू क्या? 12 AMU। एक C12 एटम का मास को फिक्स कर दिया गया जो कि कितना होता है? 12 AMU। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों जो पॉइंट हम लिखे हैं, जिसको ये डब्बा में बंद कर रहे हैं, दोनों पॉइंट को ये बात याद रखना कि हम लोग एटॉमिक मास जो है वो कौन से एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? तो C12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट तुमको ये भी याद रखना है, एक एटम C12 का जो है उसका वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है 12 AMU। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट डिफर करता है। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, हम क्या बोले, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू क्या है बाबू? 12 AMU।
ठीक है, तो यहां पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यानी अगर हम 12 AMU ले तो वहां पे कितना कार्बन एटम का मास होगा, 1 कार्बन एटम का मास होगा। तो अगर हम 1 AMU ले तो वो कितना कार्बन एटम का मास होगा, ये 12 आके इधर डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो यहां से बाबू 1 AMU का वैल्यू निकल के आ रहा है, जो कि क्या है बोलो तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 1 AMU का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाय क्या होगा 12। अब लास्ट क्लास में हम आप लोग को बताए हुए थे कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल एटम का मास को बोला जाता है और उसको हम लोग ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर हम 12 ग्राम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 12 ग्राम, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल यानी क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम ऑफ C12। ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम ऑफ C12 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 12 ग्राम के इक्वल। क्योंकि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सेम मान के चल रहे हैं। तो एक एटम का मास अगर 12 AMU मान रहे हैं तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम होगा। यहां से अगर हम बात करें मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, अगर हम ग्राम में एक एटम का मास का बात करें तो 6.022 का मास 12 ग्राम है, एक का कितना होगा, तो ये इधर आकर डिवाइड कर जाएगा, तो 12 बाई क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो एक कार्बन एटम का मास ग्राम में कितना हो गया 12 बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ग्राम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 12 बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 को क्या बोलते हैं Na, तो 12 बाई Na ग्राम, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब 12 बाई Na ग्राम जो है वो कितना कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का मास। यहां पे रखना भी कितना कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास। तो बाबू 1 AMU का वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है देखो तो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के जगह में क्या लिखेंगे 12 बाई Na, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा 12, ये 12 यहां से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया बोलो तो 1 बाई Na। और यूनिट का अगर बात करेंगे तो यूनिट यहां से क्या आ जाएगा ग्राम। तो यहां से फाइनली एक नया डाटा मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई क्या Na ग्राम। पहला बात ये याद रखना, 1 AMU इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो 1 बाई Na ग्राम। बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 AMU जो है वो किसके इक्वल आया है, तो 1 AMU आया है 1 बाई Na ग्राम के इक्वल, इसी के इक्वल आया है ना, ठीक है। तो यहां 1 AMU इज इक्वल टू Na के जगह में क्या लिख सकते हो, तो Na के जगह में लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। Na के जगह में क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या लिख सकते हैं 23। बात समझ आया ना, ठीक है। अब अगर ये 10 का पावर 23 को ऊपर भेज दिया जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा 10 का पावर माइनस 23, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाई 6.022 को अप्रॉक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर हम 10 कर दे तो ये पावर जो है वो माइनस में एक और इंक्रीज कर जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 24 हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कर लो, 6 बन जा 6 बन जा 6, कितना बच जाएगा 4, ठीक है। तो पॉइंट देके 0 दोगे, 6 6 या 36, फिर से 4 बच जाएगा, पॉइंट दे फिर से 0 दे सकते हैं, मतलब 6 सही आएगा। तो 1 AMU जो है वो किसके इक्वल आ गया, तो 1 AMU आ गया 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल। तो ये भी बात याद रखना, या तो तुमको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, या फिर इस फॉर्म में भी तुमसे पूछा जा सकता है 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो यहां से 1 AMU का 2 डाटा तुमको याद रख के चलना है, और वो 2 डाटा क्या क्या है। पहला डाटा ये है कि 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है, तो 1 AMU जो है वो 1 बाई Na ग्राम के इक्वल है, ठीक है। और दूसरा डाटा क्या याद रख के चलना है कि 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है, तो ये है 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम।
तो ये दो बात तुमको याद रख के चलना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम या फिर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसी के हेल्प से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है ये निकला, तो 1 AMU इज इक्वल टू आइदर 1 बाई Na ग्राम और 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखो इसी रिलेशन के हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू बराबर होता है, बस यूनिट डिफर करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल का, तो कोई भी एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे हम लोग सोडियम का बात करें, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास का अगर बात किया जाए तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास है, यानी यहां पे कितना सोडियम एटम का मास का बात किया जा रहा है? ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल एटम का मास का बात किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 सोडियम एटम का जो वेट होगा, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम ऑफ Na weighs, ठीक है, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम ऑफ Na weighs कितना ग्राम? 23 ग्राम। तो बाबू एक एटम का वेट कितना होगा? 1 एटम ऑफ Na weighs कितना ग्राम? तो 23 बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, यूनिटरी मेथड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 को हम लोग क्या लिखेंगे? Na, और यूनिट मत भूलना ग्राम। ये आ गया तुम्हारा। तो एक सोडियम एटम का मास 23 बाई Na ग्राम। अब अगर हम लोग इसको MU में चेंज करना चाहे तो देखते हैं MU में चेंज करके 23 MU आता है या नहीं आता है। तो हम लोग को रिलेशन मिला हुआ है, जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है? 1 बाई Na ग्राम के इक्वल है। ठीक है, तो 1 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 इंटू NaMu, 1 इंटू NaMu के इक्वल होगा। तो ये 1 ग्राम में इतना MU होता है। तुमको कितना ग्राम में देखना, 1 ग्राम में अगर 1 इंटू NaMu है तो 2 ग्राम में कितना MU होगा? 2 NaMu। 3 में कितना होगा? 3 NaMu। ठीक है, तो बाबू तुम लोग को कितना ग्राम को MU में चेंज करना है? 23 बाई Na। तो 23 बाई Na ग्राम कितना MU के इक्वल होगा? जैसे देखो 1 ग्राम था तो Na के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ था, 2 ग्राम होगा तो Na के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 23 बाई Na ग्राम है तो Na के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 23 बाई Na इंटू क्या होगा? Na। ये Na और Na यहां से कैंसिल हो गया, तो 23 बाई Na ग्राम जो है वो किसके इक्वल आ गया? 23 MU। अब 23 बाई Na ग्राम एक कार्बन एटम का मास था, 23 MU भी कितना कार्बन एटम का मास है? एक। इसी वजह से बोला जाता है एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट क्या करता है? डिफर करता है। अब देखो एग्जाम में अगर चाहे तुम स्कूल का बात कर लो या फिर एंट्रेंस का, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाइए। मेनली आप लोग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, इसी वजह से ये बात हम आप लोग को प्रूफ करके बताए हैं। ठीक है, हालांकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पहला तो ये पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? तो C12 के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? तो 1 AMU इज इक्वल टू आइदर 1 बाई Na ग्राम और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये बात आप लोग को याद रखना होगा। तो अब आगे से, ठीक है, ये मत बोलना कि प्रूफ करके फिर से बताइए एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास सेम कैसे हो जाता है। तो इसका पूरा प्रूफ हम आप लोग को डिटेल में बता दिए। ठीक है, एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास सेम कैसे है। तो आगे से आप लोग को याद रखना है एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू बराबर होता है, बस यूनिट क्या करता है? डिफर करता है। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं मोल कैलकुलेशन के बारे में, कि आखिर मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर हम मोल कैलकुलेशन के बारे में बात करें ना, तो जो एटम का मोल होता है उसको ओल्ड टर्म में नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं। अगर हम ओल्ड टर्मिनोलॉजी का बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, अब देख इसी को मॉडर्न टर्म में मोल बोला जाता है, या फिर इसको इस तरह के N सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखना, एटम का जो मोल है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब समझ जाओ वहां पे तुमको मोल कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। कभी कभी आज भी एंट्रेंस एग्जाम में ये सब पॉइंट से आप लोग को क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम मोल, या फिर ये सिंबल है, भले इसको हम लोग एन पढ़ते हैं मगर सिंबल का नाम होता है ईटा, तो याद रखना। नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोग को ये बात हम बताए थे कि ग्राम एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट ग्राम होता है। ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो गिवन मास भी जो होगा उसका यूनिट भी तुम्हारा क्या होगा, ग्राम होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो गिवन मास का भी यूनिट ग्राम होगा, यूनिट मैच करना चाहिए, ये बात याद रखना। तो अगर किसी भी एटम का मोल कैलकुलेट करना है तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है ये हम आप लोग को बता दिए। अब मोल कैलकुलेट करने का सिंपल साधारण फॉर्मूला ये है कि गिवन मास बाई क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास को ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास भी कौन सा यूनिट में होगा, ग्राम में। वंस आप किसी एटम का मोल कैलकुलेट कर लिए ना, उसके बाद एक और चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो जो कि है नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली क्या करोगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये बात याद रखना। तो किसी भी एटम का मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास हमेशा कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में, और ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम में ही रहता है, ठीक है। अगर गलती से गिवन मास ग्राम में नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ता है, और कैसे चेंज करेंगे वो हम क्वेश्चन के हेल्प से बताएंगे। इजीली एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस आराम से जितना बात बता रहे हो उसको सुनो, नोट्स करो। हालांकि अगर नोट्स बाद में भी करना चाहो तो आप लोग को टेलीग्राम में इसको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास वाला कहानी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये जरूर याद रखना कि एटम का मोल को ओल्ड टर्म में नंबर ऑफ ग्राम एटम बोला जाता था, हालांकि अब इसको यूज नहीं किया जाता है, पर भी आज भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी तुमको ये वर्ड यूज कर सकता है, और अगर नहीं सुने हुए रहोगे तो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा, आसान सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को दो फॉर्मूला यहां पे मिल गया, पहला मोल का और दूसरा नंबर ऑफ एटम का। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक आध छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखो कर दिया ना कंफ्यूज, नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी क्या बोल रहा है, मोल। तो बाबू क्वेश्चन पढ़ते के साथ सबसे पहले तुम ये काम करो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 115 ग्राम ऑफ सोडियम, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 115 ग्राम ऑफ क्या, सोडियम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करने बोला है, कैलकुलेट दो चीज करने बोला है, एक नंबर ऑफ एटम और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो एक बोला है नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए और दूसरा बोला है नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी ये क्या चीज कैलकुलेट करने का बात कर रहा है, मोल कैलकुलेट करने का बात कर रहा है, ठीक है। तो या तो नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है या नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब दोनों निकालने बोल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। अब हम लोग करेंगे कैसे कैलकुलेट, तो सबसे पहले हम लोग को मोल कैलकुलेट करना होगा, और मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाई, नीचे में हम लोग क्या रखते हैं, तो नीचे में रखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम गिवन मास का बात करें तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो गिवन मास है 115, और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक है। अब देखो गिवन मास ऑलरेडी ग्राम में था, इसीलिए चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ा, कभी कभी हो सके गिवन मास ग्राम में ना रहे। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मोल। तो ये मिल गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल। वंस तुम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए ना, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर हम मोल का बात करें तो मोल कितना दिया हुआ है, 5,
और एवोगाड्रो नंबर का बात करोगे तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। अगर हम बात करें तो इसको अप्रोक्स हम लोग क्या लेके चल सकते हैं 6 लेके चल सकते हैं, तो अब मल्टीप्लाई कर लो 30 इंटू 10⁻23। या तो तुम ये लिख सकते हो या फिर कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर को लिख दिया जाता है। ये तो मोल तुम्हारा 5 है और इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं Na के फॉर्म में। तो या तो तुम इस फॉर्म में आंसर को लिख देना या इस फॉर्म में, दोनों तुम्हारा करेक्ट है, नहीं नंबर कटेगा। बात क्लियर है ना। हालांकि अगर स्कूल का एग्जाम दे रहे हो तो इसी फॉर्म में लिखना, पता नहीं टीचर्स नंबर देंगे या नहीं देंगे, बट अगर हम एंट्रेंस के लिए बात करें तो एमसीक्यू में इस तरह से भी तुमको ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए हर एक चीज तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग को वेट देके नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने बोले तो सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे, फिर मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे। तो ये था तुम्हारा मोल कैलकुलेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो भी बात हम लोग सीखे हैं ना, उसको एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आप लोग को आगे का कॉन्सेप्ट समझने में आसान होगा। तो अब हम लोग क्या सीखे, अगर किसी भी एटम, ये जो फ्लो चार्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इन केस ऑफ एटम। अब मॉलिक्यूल में मत लगाना, मॉलिक्यूल में अलग होगा, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे भी ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, मगर थोड़ा दूसरा बनेगा। तो एटम के केस में अगर बात किया जाए तो एटम के केस में अगर तुमको वेट दे दे, ठीक है, अगर एटम के केस में बात किया जाए तो किसी भी एटम के केस में अगर तुमको क्या दिया हुआ है वेट, तो वेट को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल में। कोई भी एटम है उसका वेट को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल में। ठीक है, और वंस तुम मोल निकाल लिए, मोल के बाद तुम क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम। अगर ये पाथ याद रहेगा ना तो तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, वेट पहले मोल में बदलता है तभी हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वेट को मोल में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये इसके लिए फॉर्मूला था। और मोल को अगर तुम नंबर ऑफ एटम में बदलना चाहते हो, मोल को किस में बदलना चाहते हो, नंबर ऑफ एटम, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मोल को हम लोग सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। बात समझ आया ना। ठीक है, तो अगर वेट से तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मजबूरी है मोल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, रास्ता यही होगा, वेट से पहले मोल कैलकुलेट होगा तभी नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, ये बात याद रखना। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग वेट से नंबर ऑफ एटम तक आ सकते हैं तो क्या नंबर ऑफ एटम से वापस मोल नहीं जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं। तो इसका रास्ता क्या होगा, पहले नंबर ऑफ एटम से कहां जाएंगे, मोल, और मोल से हम लोग कहां जाएंगे, वेट जाएंगे। अब वो नंबर ऑफ एटम को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, छोड़ दो, पीछे जाने वाला फॉर्मूला भूल जाओ, आगे चलने वाला फॉर्मूला का हम बात करते हैं। अगर तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना था तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही यूज करते थे। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां से अगर हम तुम लोग को नंबर ऑफ एटम दे दे और एवोगाड्रो नंबर तो पहले से पता है, तो क्या मोल नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये इधर आके इन्हें डिवाइड कर जाएगा, मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको एक साइड रहने दो और जिसका वैल्यू पता है उसको एक साइड ले आओ। तो यहां से देखो आराम से मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया, जो कि क्या है, नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है और मोल निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट, अगर मोल पता चल गया और वेट निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है। अब देखो यहां से तुमको किसका किसका वैल्यू पता है, मोल पता है और ग्राम एटॉमिक मास पता है, वेट यानी गिवन मास निकालना है, तो बाबू ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मोल से तुमको वेट निकालना है तो सिंपली इसके लिए क्या करोगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट हम लोग को क्या क्या में हेल्प कर रहा है, ये देखो। वेट देके अगर हमसे नंबर ऑफ एटम पूछे तो रास्ता क्या होगा, वेट पहले मोल में कन्वर्ट होगा और मोल पर कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ एटम में। और नंबर ऑफ एटम से अगर वेट तक जाना है तो इसके लिए रास्ता क्या होगा, पहले नंबर ऑफ एटम से कहां जाएंगे, मोल, और मोल से हम लोग क्या निकालेंगे, वेट। तो ये था तुम्हारा पूरा मोल के
कैलकुलेशन के बारे में। एटम में इसी तरह से मोल कैलकुलेट किया जाएगा, और एटम के केस में यही सब क्वेश्चन रहेगा। या तो वेट देके नंबर ऑफ एटम पूछ लेगा, नंबर ऑफ एटम देके वेट पूछ लेगा, मोल देके वेट पूछ लेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले ये फ्लो चार्ट को पूरा अच्छे से समझ लो, ठीक है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वेट से अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, पहले नंबर ऑफ एटम से वेट से मोल जाएंगे तब नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम से वेट निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकल सकता है, पहले नंबर ऑफ एटम से मोल जाएंगे तब जाके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट। तो ये था, ठीक है। अब वेट को नंबर ऑफ एटम में हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये तो हम लोग सीख गए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम से वेट कैसे जाते हैं, ये भी हम लोग एक क्वेश्चन सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन सैंपल कंटेनिंग, ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम। अब आराम से देखो क्वेश्चन क्या बोला, हम लोग को एक कार्बन सैंपल का वेट कैलकुलेट करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻23। तो अगर हम यहां से मोल निकालना चाहे, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एटम से, देखो यहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ एटम से तुमको वेट तक जाना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम से कहां जाओगे, मोल। तो चलो हम लोग मोल निकालते हैं। और जब नंबर ऑफ एटम दिया हुआ रहता है तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम हम लोग को दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगाड्रो नंबर का बात करोगे तो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी मोल का अगर बात करोगे तो मोल आ गया तुम्हारा 2। अब मोल निकाल लिए तो अब हम वेट निकाल सकते हैं। अब देखो फिर से हम लोग फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं, तुम यहां तक पहुंच चुके हो। अब मोल से वेट निकालने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से। तो अगर हम लोग मोल ले ले, इसको ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल जाएगा। मोल यहां पे कितना दिया हुआ है, तो मोल दिया हुआ है 2, और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 12 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। तो ये इसका वेट होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ एटम दिया हुआ रहेगा, या फिर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं जब वेट दिया हुआ रहेगा। इसमें और भी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है जो कि तुम लोग का नीट या जेई में पूछा हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार क्विक समरी लेते हैं हम लोग लेक्चर में क्या क्या पढ़े, मेरे साथ साथ तुम लोग भी रिपीट कर सकते हो, अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। बाबू आज हम लोग सीखे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है कैसे, ठीक है। तो हम लोग देखें दुनिया का जितना भी एटम है सबका, या फिर जितना भी ऑब्जेक्ट है सबका रिलेटिव मास कैलकुलेट किया जाता है। तो एटम का भी हम लोग रिलेटिव मास कैलकुलेट करते हैं, और एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट को, ठीक है, बेसिस बनाए हैं, कार्बन 12। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच एलिमेंट। तो हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, कार्बन 12। नेक्स्ट हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि 1 mu का वैल्यू कितना है, तो आइदर 1/Na ग्राम बोल सकते हो, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोल सकते हो। नेक्स्ट आप लोग को यह सिखाया गया कि एटम में मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एटम का मोल को ओल्ड टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलते थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम। और नंबर ऑफ ग्राम एटम को ही आज क्या बोला जाता है, मोल। और सिंबल एक एन लाइक सिंबल होता है जिसको ईटा बोलते हैं। फॉर्मूला था गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास चूंकि ग्राम में होता है इसलिए गिवन मास हमेशा कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में। नेक्स्ट हम आप लोग को यह बताएं कि अगर नंबर ऑफ मोल निकल गया तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। और हम लोग 2 छोटा छोटा प्रॉब्लम किए हैं। इससे रिलेटेड जो भी और टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नीट में, जेई में, वो सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आप लोग को यह भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे कि अगर आप लोग बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो 11th में स्कूल भी जाना होता है, ठीक है। स्कूल में अगर टीचर क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में जो कि है आत्मज्ञान क्लासेस। यहां पे आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिलेगा और पूरे डिटेल्ड में मिलेगा। अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, उस टॉपिक का हम सेपरेट लेक्चर डाल दिया करेंगे। तो पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।